हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव। आज आपके लिए लाया हूं एक नए वीडियो जिसमें हम डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट वन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा 5th सेमेस्टर का हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, अर्थात प्रक्षेत्र एवं उद्यान की फसलों की रोग एवं उनका प्रबंधन वन। तो इसके अंतर्गत हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है राइस। तो इसका अध्ययन शुरू करते हैं। धान या चावल भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। समस्त धान उत्पादन का लगभग 18% भाग भारत में उत्पादन किया जाता है, यह उत्पन्न होता है। यह फसल भारत में तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब एवं एमपी में अधिकता से उगाई जाती है। यह इसका अधिक उत्पादन होता है इन राज्यों में। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। तो इसका हम पहला रोग पढ़ेंगे। इसका पहला रोग हमारा धान का ब्लास्ट रोग या सहसमारी रोग या पेड़ावर्ष रोग। तो यह रोग क्या है? यह धान का एक मुख्य रोग है, जिसे सर्वप्रथम सन 1704 में जापान की धान की फसलों में देखा गया था। इस रोग का सर्वप्रथम वर्णन सन 1891 अर्थात 1891 में सनकेवरा ने इटली में किया था। यह एक अत्यंत प्रकोपी रोग है, जिसे भारत में सर्वप्रथम बटलर ने देखने का कार्य किया था। यह रोग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अधिकता से फैलने का कार्य करता है। इस रोग का प्रकोप पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में अधिकता से देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में यह रोग बहुत ही अधिक व्यवस्था में या व्यापकता से फैलने का कार्य कर रहा है। इसके कारण धान की लगभग 15 से 20% फसल में कमी आ जाती है या नुकसान हो जाता है। भारत में इस रोग को झोंका, विस्फोटक एवं धान ज्वार रोग के नाम से पुकारा जाता है। हम पढ़ेंगे इसके मुख्य लक्षण अर्थात सिम्टम्स। तो इस रोग के सर्वप्रथम लक्षण पौधे के वायवीय भाग में दिखाई देने का कार्य करते हैं, जैसे पत्तियों पर, पुष्करम पर, दानों के ऊपर दिखते हैं। इसके प्राथमिक लक्षण नर्सरी के पौधों के ऊपर दिखाई देने का कार्य करते हैं। इन पौधों की पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे एवं नीले रंग के तुर्क रोगी धब्बे बन जाते हैं। इस रोग में धब्बों का आकार लगभग 0.5 सेंटीमीटर तक होता है। धब्बे के किनारे गहरे भूरे लाल रंग के एवं इनके माध्य का भाग राख के समान दिखाई देने का कार्य करता है। यह रोग पौधों की रोपाई के साथ साथ प्रारंभ होता है। कल्ले के फूटने पर संपूर्ण फसल में यह रोग फैलने का कार्य करता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर ये धब्बे आपस में मिलकर क्लोरोफिल वाले भाग को ढांकने का कार्य कर लेते हैं, जिसके कारण पौधों में क्लोरोफिल की कमी होने के कारण यह भोजन के निर्माण का कार्य नहीं कर पाते हैं। रोगी भाग सिकुड़कर काला हो जाता है। यदि पौधे में संकरण के बाद कल्ले का निर्माण होता है, तो संपूर्ण पुष्प या कल्ले का भाग नीचे की ओर लटक जाता है। और यदि संकरण वाली में दाने बनने के बाद होता है, तो डंठल के ऊतक के मरने के कारण डंठल टूट जाती है। इस अवस्था में सबसे अधिक हानि होने को मिलती है। हम पढ़ेंगे इसकी एटियोलॉजी अर्थात रोग हेतु विज्ञान या किस कारण होता है, या किस कारण होने का कार्य करता है। तो यह रोग पायरियोकोलेरिया गैलोसिया या पायरियोकोलेरिया ओराइजी के कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है। यह एक प्रकार का कवक है जो ड्यूटेरोमाइटोनिना के अंतर्गत आने का कार्य करता है। अब पढ़ेंगे रोग चक्र एवं अनुकूल परिस्थितियाँ। तो यह रोग कवक के बीज एवं पौधों के रोगग्रस्त अवशेषी भागों से प्रारंभ होता है, जहाँ कवक तंतु 1 या 2 वर्षों तक संक्रमित एवं सूखे पुआल पर जीवित बने रहने का कार्य कर सकते हैं। जब पुआल को भूमि में दबा दिया जाता है, तो यह रोगी कारक नष्ट होने का कार्य करते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि पुआल को एकत्रित करके रख लिया जाए, तो कवक की सक्रियता बनी रहती है। यह रोगी कारक बीजों के संग्रह के समय में सुषुप्त अवस्था में रहने का कार्य करता है, परंतु जैसे इन बीजों को नर्सरी या खेतों में लगाया जाता है, तो यह सक्रिय हो जाता है। इस रोग के बीजाणु वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने का कार्य करते हैं
और अनुकूलतम तापमान एवं नमी के आने पर यह सक्रिय होकर कवक तंतुओं के निर्माण का कार्य करते हैं। इनके लिए अनुकूलतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस माना जाता है एवं नमी या अपेक्षित आर्द्रता 93% तक आवश्यकता होती है। हम पढ़ेंगे इस रोग की रोकथाम और प्रबंधन अर्थात कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो बीज का चयन प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से करना चाहिए। फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देने से इस रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात हमें नाइट्रोजन समय समय पर हिसाब से अर्थात सही मात्रा में डालने का कार्य करना चाहिए। रोग की रोकथाम करने के लिए कार्बनिक जैविक पदार्थों या अरासायनिक पदार्थों को उपयोग में लाना चाहिए। धान की रोपाई 35 दिन के बाद खेत में संपूर्ण जल निकास की बात करनी चाहिए। कवक को समाप्त करने के लिए वर्स्टिन नामक कवकनाशी को 0.1% घोल में मिलाकर इसके छिड़काव का कार्य करना चाहिए। रोगरोधी प्रजातियों जैसे सुगंधमती, यामिनी, पंतधान 16, अभय, IR 64 आदि किस्मों को उगाने का कार्य करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा रोग, धान का भूरी पत्ती रोग या हेलमिंथोस्पोरियम आर्ती रोग। यह धान का एक प्रमुख रोग है। इस रोग का प्रकोप विश्व के लगभग सभी धान उगाने वाले देशों में देखने को मिलता है। भारत में इस रोग को सर्वप्रथम सन 1919 अर्थात 1919 में सुंदरक रमन द्वारा मद्रास में देखा गया था। इस धान की अंगमारी रोग भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इस रोग के लक्षण अर्थात सिम्टम्स। तो इस रोग के लक्षण पौधे के वायवीय भाग पर देखे जा सकते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर गहरे भूरे रंग के धब्बे अधिकता से देखने को मिलते हैं, जिनका आकार अंडाकार होता है। कभी कभी पत्तियों पर हरे, भूरे एवं बैंगनी रंग के धब्बे भी दिखाई देने का कार्य करते हैं। यदि इस रोग का प्रकोप प्रारंभ में हो जाए तो इस प्रकार के पौधों में बालियां बाहर की ओर निकलने का कार्य नहीं करती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका एटियोलॉजी अर्थात किस कारण होता है, रोग हेतु विज्ञान। तो यह रोग डेक्सलेरा ओराइजी नामक कवक के कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है, जो ट्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत आने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे इसके रोगचक्र एवं अनुकूल वातावरण। तो है एक मृदुण एवं बीजोण रोग है, जिसके तंतु फसल के छूटे हुए अवशेषी भागों पर पाए जाते हैं। यह 2 से 3 वर्ष तक फसल के मलबे पर जीवित रहने का कार्य करता है। इस रोग को उत्पन्न करने वाले कवक अप्रैल जुलाई तक वायुमंडल में सक्रिय बने रहते हैं। इन्हें सक्रिय होने के लिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 92 अर्थात 52% अपेक्षित आर्द्रता की आवश्यकता होती है। हम पढ़ेंगे इसकी रोकथाम एवं प्रबंधन। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए पूर्व की फसल की अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। कभी कभी रोगजनक कवक बीजों के भीतर उपस्थित होता है, अर्थात बीजों को 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 मिनट तक ऊष्मीय या जलीय उपचार करना चाहिए। जैव पदार्थ या रासायनिक पदार्थों के द्वारा रोग के प्रबंधन का कार्य करना चाहिए, यह किया जा सकता है। अगला पॉइंट है इसका रासायनिक रूप से नियंत्रण करने के लिए डाइथेन M45 या 0.25% मैनकोजेब को खेत में छिड़काने का कार्य करना चाहिए। रोगरोधी किस्मों जैसे पद्मा, IR 24, प्रभात, बासुमती, उषा सुखदा 2 आदि को उगाने का कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम धान का खैरा रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।